2026 उन सालों में से एक होने जा रहा है जब आई किसी प्रोडक्ट अपडेट की तरह महसूस नहीं होगा और हकीकत की एक नई परत की तरह महसूस होगा, क्योंकि डरावनी बात एक अकेली बड़ी उपलब्धि नहीं है, यह एक के बाद एक होने वाले कई बदलाव हैं जब तक कि आम लोग एक दिन जागकर यह नहीं समझ जाते कि इंटरनेट, नौकरियां और यहाँ तक कि भरोसा भी अलग है। तो मैं इसे इस तरह से संरचित कर रहा हूँ। पहली श्रेणी में मैं आपको ऐसे पूर्वानुमान बता रहा हूँ जो बहुत संभावित हैं। वे पहले से ही चल रहे हैं और अगर आप तकनीक और आई में गहरे हैं तो आपको चौंकाएंगे नहीं, लेकिन वे मूल रूप से उस दिशा में तय होते हैं जिस दिशा में हम जा रहे हैं। फिर दूसरी श्रेणी में ये अभी भी संभावित हैं, लेकिन अधिक विघटनकारी हैं। यहीं से नेतृत्व, धन और भू राजनीति बदलनी शुरू होती है और यही वह समय है जब उद्योग गड़बड़ हो जाता है। और फिर अंतिम श्रेणी, ये भी संभावित हैं, लेकिन वे लोगों को चौंका देंगे, इसलिए नहीं कि वे विज्ञान फाई हैं, क्योंकि वे पहचान, विश्वसनीयता और ऑनलाइन वास्तविकता के रूप में क्या गिना जाता है के साथ खिलवाड़ करते हैं। आखिरी कैटेगरी वो है जिसके बारे में लोग तब बात करेंगे जब वो अचानक से हो जाएगा, हालांकि उसके लिए जरूरी चीजें पहले से ही मौजूद हैं। अब शुरू करने से पहले वीडियो को 1 सेकंड के लिए रोक दे और एक आई भविष्यवाणी के साथ कमेंट करें जिसके बारे में आपको लगता है कि 2026 में होना तय है। फिर वापस आकर बाकी देखें कि क्या वो यहाँ दिखाई देती है और कोई धोखाधड़ी नहीं। ठीक है, पहली भविष्यवाणी ये है कि आई कंप्यूटिंग पावर की डिमांड 2026 तक बढ़ती रहेगी। ये सबसे कम नाटकीय भविष्यवाणी है और बाकी सब चीजों के पीछे यही इंजन है। अभी हर कंपनी आई को एक डेमो से एक वास्तविक सिस्टम में बदलने की कोशिश कर रही है जो उनके वर्कफ्लो के अंदर चलता है। इसका मतलब है ज्यादा कॉल, ज्यादा टोकन, ज्यादा अनुमान, ज्यादा एजेंट लूप, ज्यादा ट्राई अगेन साइकिल, ज्यादा बैकग्राउंड ऑटोमेशन। मॉडल ज्यादा कुशल होने पर भी उपयोग दक्षता में सुधार की तुलना में तेजी से बढ़ता है, क्योंकि सस्ता कंप्यूट सिर्फ ज्यादा उपयोग के मामलों को खोलता है। और एक और पहलू है जिसे लोग भूल जाते हैं, अगले साल की बहुत सी कंप्यूट एक सही उत्तर की ओर नहीं जा रही हैं। ये ऐसे सिस्टम की ओर जा रही हैं जो कई चरणों को पूरा करते हैं। खुद को जांचें, सत्यापित करें, पुनः प्रयास करें, टूल को कॉल करें, खोजें चलाएं, सारांशित करें, फिर इसे फिर से चलाएं। एजेंट वर्कफ्लो मूल रूप से कंप्यूट मल्टीप्लायर है, इसलिए जब लोग कहते हैं कि शायद खर्च धीमा हो जाता है तो यह कागज पर तार्किक लगता है। वास्तव में मांग का दबाव संरचनात्मक है। अगर कुछ है तो एकमात्र वास्तविक सीमा आपूर्ति है। यहाँ तक कि एनवीडिया ने भी कई बार कुछ क्लाउड जीपीयू क्षमता के बिकने की बात कही है, जो आपको बताता है कि मांग आकस्मिक नहीं है, यह हताश है। ठीक है, दूसरी भविष्यवाणी यह है कि अजी की चर्चा ठंडी हो जाएगी और बातचीत परिनियोजन, विश्वसनीयता और अर्थशास्त्र की ओर मुड़ जाएगी। लोग अजी पर विश्वास करना बंद नहीं करेंगे। जो बदलता है वह यह है कि यह कितनी बार सुर्खियों में आता है। 2026 में बाजार उन चीजों को पुरस्कृत करता है जो लगातार काम करती हैं। बोर्ड दर्शन नहीं चाहते हैं, वे अपनाना और संख्या चाहते हैं। वे चाहते हैं, क्या इससे लागत कम होती है, क्या इससे आउटपुट बढ़ता है, क्या इससे जोखिम कम होता है, और आप पहले से ही माहौल बदलते हुए देख सकते हैं। बड़ी प्रयोगशालाएं अभी भी दीर्घकालिक भविष्य का उल्लेख करती हैं, लेकिन दैनिक बातचीत उद्यम रोलआउट, एजेंट सुरक्षा, मूल्यांकन, खरीद, अनुपालन और शासन की ओर बढ़ रही है। जुनून यह हो जाता है कि हम इन सिस्टम को इतना स्थिर कैसे बना सकते हैं कि वे बिना किसी दायित्व के वास्तविक व्यवसायों में 24/7 चल सके। यह बदलाव इसलिए मायने रखता है क्योंकि इससे फंडिंग में बदलाव आता है। विजेता वे लोग बनने लगते हैं जो केवल प्रकाशित करने के साथ साथ शिपिंग, एकीकरण और संचालन भी कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा अनुमान यह है कि 2026 में प्रमुख तकनीकी सम्मेलनों में रोबोट मुख्य कार्यक्रम बन जाएंगे और डेमो पहले से कहीं ज्यादा विश्वसनीय हो जाएंगे। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि रोबोट अचानक से परफेक्ट वर्कर बन जाएंगे। मुझे ऐसा होता नहीं दिख रहा है। दरअसल रोबोट का दिमाग संदर्भ को समझने में बेहतर हो रहा है। भविष्य जैसा दिखने के लिए रोबोट को दोषरहित होने की जरूरत नहीं है। उसे निर्देशों को समझना, गलतियों से उबरना और महीनों की ट्रेनिंग के बिना किसी नई चीज या वातावरण के अनुकूल ढलना होता है। यही वह है जिसे मौजूदा पीढ़ी के बुनियादी मॉडल रोबोटिक्स अपना रहे हैं। कम ट्रेनिंग, ज्यादा सामान्यीकरण। और जब लोग रोबोट को सामान्य घर या गोदाम जैसे काम करते देखेंगे तो उन्हें अलग तरह से लगेगा। एक रोबोट किसी ऐसे उपकरण में कुछ डाल रहा है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। गंदे फ्रिज को खोलना, अप्रत्याशित चीजों को संभालना, वॉयस रिक्वेस्ट का जवाब देना, फिर चाहे वो डेमो ही क्यों न हो। इससे लोग एक दूसरे से जुड़ पाते हैं और डेमो कैपिटल को शिफ्ट करने के लिए काफी होते हैं। ये पार्टनरशिप को बढ़ावा देते हैं, ये प्रोक्योरमेंट पायलट को बढ़ावा देते हैं, ये हमें कंपनियों में जल्दी पैनिक पैदा करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए 2026 में हर जगह रोबोट डेमो ही दिखने वाले हैं, भले ही बड़े पैमाने पर इसे लागू करने में ज्यादा समय लगे। अब चौथी भविष्यवाणी ये है कि कंपनियां आई एजेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए बड़े पैमाने पर काम कैसे हो रहा है उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगी और हमें इसका भारी विरोध झेलना पड़ेगा। ये एक ऐसा ट्रेंड है जिसे उत्पादकता के तौर पर बेचा जाएगा, लेकिन ये सर्विलांस के दायरे में ही आता है। सालों से कंपनियां मॉनिटरिंग टूल का इस्तेमाल करती आ रही हैं। अब जो बदलाव आया है वो है प्रेरणा। अब ये आलसी कर्मचारियों को पकड़ने के बारे में नहीं है, ये असली काम के स्टेप बाय स्टेप पैटर्न को कैप्चर करने के बारे में है ताकि आई उसे दोहरा सके, और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है। वर्कप्लेस मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर की एक पूरी कैटेगरी है। लोग इसे बॉसवेयर कहते हैं, जो क्लिक, ऐप यूसेज, टाइपिंग पैटर्न,
स्क्रीन एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स और बहुत कुछ इकट्ठा करता है। 2025 की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि ये सिस्टम और भी ऑटोमेटेड और निरंतर होते जा रहे हैं, खासकर जब आई रियल टाइम में डेटा का विश्लेषण कर रहा हो। इसलिए 2026 में तनाव और बढ़ जाता है। कर्मचारी यह समझने लगते हैं कि एजेंट को ट्रेनिंग देने का मतलब रिप्लेसमेंट को ट्रेनिंग देना भी हो सकता है, और कंपनियों को एहसास होने लगता है कि वे कानूनी और प्रतिष्ठा संबंधी परिणामों के बिना चुपचाप ऐसा नहीं कर सकती हैं। ठीक है, पांचवा अनुमान यह है कि हमेशा सुनने वाले आई टूल बड़े प्राइवेसी मुकदमे या एक बड़ा उल्लंघन शुरू कर देते हैं, जो एक सांस्कृतिक मुद्दा बन जाता है। यह लगभग अपरिहार्य है क्योंकि प्रोत्साहन बहुत मजबूत हैं। आई नोट टेकर और मीटिंग असिस्टेंट बेहद उपयोगी हैं। लोग उनका उपयोग करते हैं क्योंकि कोई भी नोट्स नहीं लिखना चाहता, कोई भी विवरण नहीं छोड़ना चाहता और हर कोई कॉल में डूबा रहता है। समस्या सहमति और लीक की है। इनमें से बहुत से टूल बिना किसी को बताए चल सकते हैं। भले ही आधिकारिक नीति सहमति लेने के लिए कहती है, लेकिन वास्तविक दुनिया नीति दस्तावेजों की तरह व्यवहार नहीं करती है। फिर एक उल्लंघन या कार्यस्थल संघर्ष या एक कानूनी खोज प्रक्रिया जोड़े जहां रिकॉर्डिंग सामने आती है और अब यह एक मुख्यधारा की खबर बन जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक नए शिष्टाचार को मजबूर करता है। लोग यह मानने लगते हैं कि डिफॉल्ट रूप से उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है। इससे लोगों के बात करने, मोल भाव करने और भरोसा करने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, अब हम दूसरी श्रेणी में आते हैं। अभी भी संभावना है, लेकिन अधिक विघटनकारी। छठा अनुमान यह है कि एंथ्रोपिक 2026 में सार्वजनिक हो जाएगा, जबकि ओपन एआई लंबे समय तक निजी रहेगा। एक बार जब कोई प्रमुख एआई लैब सार्वजनिक बाजार में आती है, तो यह मानकों को बदल देती है। सार्वजनिक निवेशक स्पष्टता, राजस्व, मार्जिन, मूल्यह्रास कार्यक्रम, लागत संरचना आदि की मांग करते हैं, जबकि निजी बाजार आपको अधिक अपारदर्शी रहने देते हैं और इसलिए यह विभाजन समझ में आता है। एक कंपनी आईपीओ अनुशासन मार्ग चुनती है, दूसरी देरी करती है क्योंकि वह अभी भी निजी तौर पर बड़ी पूंजी जुटा सकती है और लचीलापन रख सकती है। किसी भी तरह से सार्वजनिक बाजार उद्योग को खुद को समझाने के लिए मजबूर करते हैं। ठीक है, सातवां अनुमान यह है कि सैम अल्टमैन एक नियंत्रित परिवर्तन में ओपनएआई के सीईओ के रूप में हट जाएंगे। फिर से एक घोटाले के रूप में नहीं, नाटकीय बर्खास्तगी के रूप में नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध बदलाव के रूप में। यह क्लासिक पैटर्न है। संस्थापक शैली का नेता कहानी और महत्वाकांक्षा का निर्माण करता है। फिर जब कंपनी वयस्क चरण में जाती है तो एक अलग प्रकार का ऑपरेटर पदभार संभाल लेता है। और आई लैब्स के साथ उस चरण में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे, साझेदारी, विनियमन दबाव, उद्यम की मांग और बोर्ड स्तर की जांच शामिल है। यह करिश्मा के बारे में कम और क्रियान्वयन के बारे में अधिक हो जाता है। इसलिए यदि यह 2026 में होता है तो यह पतन जैसा नहीं लगेगा, बल्कि ओपन एआई को अधिक अनुशासित मशीन बनने की कोशिश करने जैसा लगेगा। ठीक है, आठवीं भविष्यवाणी यह है कि ओपनएआई अपना पहला बड़ा आंतरिक पुनर्गठन और छंटनी करेगा, और यह कोई विनाश की भविष्यवाणी नहीं है। यह हाइपरऑथ कंपनियों का व्यवहार है जब वे लगातार दौड़ रही होती हैं। टीमें तेजी से बनती हैं, प्राथमिकताएं तेजी से बदलती हैं, परियोजनाएं ओवरलैप होती हैं और आपके पास बहुत सी भूमिकाएं होती हैं जो विस्तार के दौरान समझ में आती थी, लेकिन समेकन के दौरान समझ में नहीं आती हैं। हमने पहले ही देखा है कि कानूनी दुनिया आई गलतियों और आई जोखिमों पर कैसे प्रतिक्रिया दे रही है। अदालतों ने आई द्वारा उत्पन्न नकली उद्धरण दायर करने के लिए वकीलों को दंडित किया है और शोधकर्ताओं ने कानूनी क्वेरी मतिभ्रम को एक गंभीर मुद्दा माना है। इसलिए 2026 में एआई कंपनियों पर कसने का दबाव होगा और इसका मतलब अक्सर पुनर्गठन होता है। ठीक है, नौवीं भविष्यवाणी यह है कि चीन के घरेलू आई चिप पारिस्थितिकी तंत्र में स्पष्ट प्रगति होगी, जिससे एनवीडिया का प्रभुत्व लंबे समय तक कम होता रहेगा। स्पष्ट रूप से कहें तो इसका मतलब यह नहीं है कि चीन अचानक सीमा पर एनवीडिया की बराबरी कर लेगा। यह वास्तविक नहीं है। अगले साल इसका मतलब यह है कि पर्याप्त घरेलू चिप्स में सुधार होगा और उनके आसपास का पारिस्थितिकी तंत्र बेहतर होगा। सॉफ्टवेयर संगतता, टूलिंग, कंपाइलर स्टैक, परिनियोजन मार्ग, आपूर्ति स्थिरता। और एक बार जब यह प्रक्षेपवक्र स्पष्ट हो जाता है तो यह वैश्विक रणनीति बदल देता है। कंपनियां विविधीकरण की योजना बनाती हैं, सरकारें औद्योगिक नीति की योजना बनाती हैं। एनवीडिया अभी भी सीमा पर जीत हासिल कर रहा है, लेकिन दुनिया एक ऐसे भविष्य की तैयारी शुरू कर रही है जहां एनवीडिया गुरुत्वाकर्षण का एकमात्र केंद्र नहीं होगा। ठीक है, 10वीं भविष्यवाणी यह है कि एक बड़ी फार्मा कंपनी एक प्रमुख आई प्रोटीन डिजाइन स्टार्टअप खरीदती है। यह आई कहानी के सबसे कम आंके गए हिस्सों में से एक है। प्रोटीन और एंटीबॉडी डिजाइन प्रचार से वास्तव में काम करने वाले में बदल गया है। और एक बार जब बड़ी फार्मा को विश्वास हो जाता है कि प्लेटफॉर्म रणनीतिक है, तो साझेदारी पर्याप्त नहीं रह जाती है। वे प्रतिभा, पाइपलाइन, आईपी, लाभ चाहते हैं। M&A क्षमता को आत्मसात करने और प्रतिस्पर्धियों को रोकने का सबसे तेज तरीका बन जाता है। ऐसा तब होता है जब कोई चीज प्रायोगिक से कोर में बदल जाती है। ठीक है, 11वीं भविष्यवाणी यह है कि ओपनएआई सौर को एक स्टैंडअलोन फोकस के रूप में बंद कर देगा और क्रिएटिव टूलिंग को कहीं और अवशोषित कर लेगा। जब कंपनियां गंभीर हो जाती हैं, तो वे खुद को आकर्षक साइड उत्पादों में फैलाना बंद कर देती हैं। वे समेकित हो जाती हैं। वे सबसे अच्छे हिस्सों को उस प्लेटफॉर्म में ले जाती हैं जिसका उपयोग हर कोई रोज करता है। और यही होगा। सौरव विफल नहीं हुआ, बल्कि कंपनी को शक्ति को केंद्रित करने की आवश्यकता है। अब अंतिम श्रेणी, ये लंबी अवधि की भविष्यवाणियां हैं जो अभी भी संभावित हैं,
और जब वे घटित होंगी तो लोग चौंक जाएंगे और उनके संभावित होने का कारण सरल है। उपकरण पहले से मौजूद हैं, प्रोत्साहन स्पष्ट हैं, सुरक्षा रेले कमजोर हैं। हम मूल रूप से पहले स्पष्ट निर्विवाद शीर्षक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तो 12वीं भविष्यवाणी यह है कि एक हाई प्रोफाइल कोर्ट केस इसलिए विफल हो जाता है क्योंकि इसमें शामिल एक प्रमुख व्यक्ति कभी अस्तित्व में नहीं था। यह एक नकली नाम नहीं है बल्कि एक पूर्ण इतिहास के साथ एक कृत्रिम पहचान है। पुराने पोस्ट, फोटो, दोस्त, लिंक्डइन जैसे कनेक्शन, यहाँ तक कि डीप फेक से चलने वाले वीडियो कॉल भी। पहचान संबंधी धोखाधड़ी की दुनिया में जेन एआई का असर पहले से ही देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स में लगातार डीप फेक की कोशिशों और दस्तावेजों की जालसाजी में बढ़ोतरी और धोखाधड़ी की नई रिपोर्ट्स के बारे में चेतावनी दी जा रही है कि नकली पहचानें ज्यादा आसानी से साबित हो रही हैं। अब इसे कानूनी व्यवस्था से जोड़कर देखते हैं। अदालतें पहले ही आई के भ्रम, फाइलिंग और उद्धरणों से जूझ रही हैं। हमारे पास असली प्रतिबंध, असली चेतावनियां और बिना पुष्टि किए आई सामग्री की बढ़ती जांच है। तो अगला कदम पहचान है। एक अनुबंध विवाद, एक व्यापारिक सौदा, एक मुकदमा, कुछ ऐसा जहां एक पक्ष किसी नकली व्यक्ति पर आधारित हो। इसे हमेशा के लिए सबको बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। इसे नुकसान पहुंचाने के लिए बस प्रक्रिया को काफी समय तक बेवकूफ बनाना होता है। ठीक है, 13वीं भविष्यवाणी यह है कि आई द्वारा तैयार की गई न्यूज आउटलेट को उसके मूल के घोटाले में बदलने से पहले पत्रकारिता के बड़े पुरस्कार मिल जाते हैं। यह तब तक पागलपन लग सकता है जब तक आप मुख्य विवरण को नहीं समझ लेते। यह सटीक हो सकता है। वैधता संकट पैदा करने के लिए आई सामग्री का नकली होना जरूरी नहीं है। आपके पास असली स्रोत, सही तथ्य, ठोस लेखन हो सकता है और फिर भी जब लोगों को पता चलता है कि न्यूज़रूम ज्यादातर स्वचालित था तो वे नाराज हो सकते हैं। हमारे पास पहले से ही आई द्वारा निर्मित या आई द्वारा सहायता प्राप्त समाचार साइटों के दस्तावेज बड़े पैमाने पर मौजूद हैं और हमारे पास नीति और सुरक्षा शोधकर्ताओं से पहले से ही आई द्वारा संचालित स्पैम और समाचार पारिस्थितिकी तंत्र में हेरफेर के बारे में चेतावनियां हैं। तो अगले विकास की कल्पना करें, एक ऐसा आउटलेट जो इसे अच्छी तरह से करता है। यह कुछ मानव संपादकों को काम पर रखता है, ड्राफ्ट के लिए एआई का उपयोग करता है, वास्तविक रिपोर्टिंग इनपुट का उपयोग करता है, उच्च गुणवत्ता वाले काम को तेजी से भेजता है, पुरस्कार जीतता है और बाद में ही सार्वजनिक बहस छिड़ती है। क्या लेखक का नाम सटीकता से ज्यादा मायने रखता है? यह लड़ाई आने वाली है। अब 14वीं भविष्यवाणी यह है कि एक वायरल लीक भयानक सटीकता के साथ वास्तविक घटनाओं की भविष्यवाणी करता है और यह आई निकलता है। यह मूल रूप से पूर्वानुमान और वायरलिटी का मिश्रण है। आपको किसी अंदरूनी सूत्र की आवश्यकता नहीं है। आपको संकेतों, बाजार प्रोत्साहनों, राजनीतिक चक्रों, कॉर्पोरेट व्यवहार, पिछले पैटर्न पर प्रशिक्षित मॉडल की आवश्यकता है। लीक एक कथा प्रारूप बन जाता है, वास्तविक लीक नहीं, और लोग इसके झांसे में आ जाते हैं क्योंकि मनुष्य पहले से ही आश्वस्त, विस्तृत पाठ को विश्वसनीयता के रूप में मानते हैं। रिसर्च में इस बात की पड़ताल की गई है कि आई आउटपुट में टोन, डिटेल और कॉन्फिडेंस किस तरह से विश्वास को आकार देते हैं। तो 2026 में इनमें से एक हिट, हर कोई सोचता है कि यह एक विस्ल ब्लोअर है। सच तो यह है कि यह सिर्फ संभावना और कहानी कहने का खेल है। ठीक है, 15वीं भविष्यवाणी यह है कि एक मृत प्रभावित पोस्ट करता रहता है और फॉलोअर्स बढ़ाता रहता है और दर्शकों को पता चलने पर वे उसे छोड़ते नहीं हैं। यह हिस्सा पहले से ही आधा सामान्य है। लोग कंटेंट शेड्यूल करते हैं, लोग पुराने फुटेज का दोबारा इस्तेमाल करते हैं, लोगों के पास उनके लिए पोस्ट करने वाली टीमें होती हैं। क्रिएटर और कंटेंट मशीन के बीच की रेखा पहले से ही धुंधली है। अब आई को जोड़िए। आई के बारे में पहले से ही गंभीर मुख्यधारा की चर्चा है जो संदेशों, ऑडियो और वीडियो जैसे प्रशिक्षण डेटा का उपयोग करके किसी मृत प्रियजन की आवाज और व्यक्तित्व की नकल कर सकती है और इस पर बहस होती है कि क्या ये दुख में मदद करता है या नुकसान पहुंचाता है। तो उस तर्क को प्रभावित संस्कृति में ले जाएं। एक निर्माता मर जाता है और चैनल चलता रहता है, टोन एक जैसा रहता है, हास्य एक जैसा रहता है और कैप्शन सही लगता है। दर्शकों को शेड्यूलिंग पर संदेह होता है। वास्तव में यह एक मॉडल है और इसे निर्देशित करने वाली एक छोटी टीम है और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि यह काम करता है। लोग देखते रहते हैं। ठीक है, 16वीं भविष्यवाणी यह है कि आई कुछ ऐसा खोज लेता है जो समझाने बुझाने की प्रक्रिया को बदल देता है। थोड़ा बहुत गलत होना भी सही होने से ज्यादा भरोसेमंद हो सकता है। यह उल्टा लग सकता है, लेकिन यह मानव मनोविज्ञान से मेल खाता है। इंसान इंसानों पर भरोसा करते हैं, इंसान उन मशीनों पर भरोसा नहीं करते जो बहुत ज्यादा परफेक्ट लगती हैं। थोड़ी बहुत अनिश्चितता को ईमानदारी माना जा सकता है, छोटी मोटी खामियां भी सही लग सकती हैं और समझाने बुझाने की रिसर्च पहले से ही चेतावनी दे रही है। बड़े आउटलेट्स में छपे अध्ययनों से पता चला है कि एलएलएम बहसों में काफी समझाने बुझाने वाले हो सकते हैं, कई बार इंसानों से भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं और यह भी चिंता है कि सटीकता कम होने पर भी समझाने बुझाने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। तो यह देखना मुश्किल नहीं है कि यह कहाँ जाता है। 2026 में कोई प्रभाव के लिए मॉडल को अनुकूलित करेगा और मॉडल सीखेगा कि पूरी तरह से सही होना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है विश्वास बदलना। तब आपको ऐसे सिस्टम मिलते हैं जो रणनीतिक रूप से बचाव करते हैं, रणनीतिक रूप से दावों को नर्म करते हैं, रणनीतिक रूप से इंसानों जैसा संदेह पैदा करते हैं क्योंकि यह जीतता है। ठीक है। 17वीं भविष्यवाणी यह है कि पूरा पेशा काम करने से नतीजों को प्रमाणित करने की ओर मुड़ जाएगा। यह सूक्ष्म लेकिन बड़ा है। लोगों को लगता है कि ऑटोमेशन कामों की जगह ले लेता है। सबसे पहले यह पहले मसौदे की जगह लेता है, फिर इंसान संपादक, अनुमोदनकर्ता, स्वाद फिल्टर, जोखिम प्रबंधक बन जाता है। कानून, मार्केटिंग, ग्राहक सहायता, विश्लेषण, सामग्री, संचालन में यह बदलाव पहले से ही हो रहा है। सबसे मूल्यवान व्यक्ति वह होता है जो गलत को पहचान सकता है,
न कि वह जो कुछ भी शुरू से तैयार कर सकता है, और इससे भर्ती में बदलाव आता है। आप मसौदा तैयार करके सीखने के लिए कम जूनियर को काम पर रखते हैं। आप कम लोगों को काम पर रखते हैं जिनका मुख्य मूल्य आउटपुट वॉल्यूम है। आप निर्णय को प्राथमिकता देते हैं। यह श्रम बाजार में एक वास्तविक संरचनात्मक परिवर्तन है। ठीक है, 18वीं और अंतिम भविष्यवाणी यह है कि लोग पछतावे को आई पर आउटसोर्स करना शुरू कर देंगे। यह भावनात्मक लग सकता है, लेकिन यह ट्रेंड के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। लोग पहले से ही आई से ऐसे बात करते हैं जैसे वह एक चिकित्सक, एक कोच, एक दोस्त हो, और अगला विकास रिप्ले है। लोग पूछेंगे, मुझे क्या करना चाहिए था? क्या होता अगर मैंने दूसरा रास्ता चुना होता? क्या होता अगर मैं पहले ही छोड़ देता? उद्धरण चिन्ह। यही पछतावे वाली आउटसोर्सिंग है, और यही कारण है कि यह स्केल करता है। आई नैरेटिव रिकंस्ट्रक्शन में अच्छा है। यह आपके मैसेज, जर्नल एंट्री, टाइमलाइन ले सकता है और प्रशंसनीय शाखाएं उत्पन्न कर सकता है। यह आपको समापन दे सकता है, भले ही यह नकली हो। यह आपको राहत दे सकता है, भले ही यह कृत्रिम हो, और बहुत से लोग राहत का चयन करेंगे। यह वह हिस्सा है जो कड़ी चोट करता है, क्योंकि यह इंसानों की गलतियों और यादों को संसाधित करने के तरीके को बदल देता है। यह भावनात्मक प्रसंस्करण को एक उत्पाद में बदल देता है। और एक और अतिरिक्त भविष्यवाणी है जो मैं आप लोगों के लिए बोनस के रूप में यहाँ जोड़ना चाहता हूँ। यह मॉडल के सामान्य होने के दुष्प्रभावों के बारे में है। इंटरनेट का एक बड़ा हिस्सा ये समझने जा रहा है कि मिस्टर बीस्ट आई है, और वे इसे आत्मविश्वास के साथ कहेंगे। हर फ्रेम में वही मुस्कान जैसे यह पहले से निर्धारित हो, वही पूरी तरह से ट्यून की गई ऊर्जा जैसे इसका कभी कोई ऑफ डे न हो, और थंबनेल जो डिजाइन की तरह कम और पूरे ग्रह के क्लिक इतिहास पर प्रशिक्षित अधिक दिखते हैं। इसका कोई प्रमाण नहीं होगा, बस एक असहज तथ्य है कि 2017 के बाद से उसकी मुस्कान विकसित नहीं हुई है, पुरानी नहीं हुई है, या भावनात्मक रूप से अलग नहीं हुई है, जो कि आमतौर पर चेहरे नहीं करते हैं। तो हाँ, 2026 केवल स्मार्ट मॉडल के बारे में नहीं है, यह मॉडल के सामान्य होने के दुष्प्रभावों के बारे में है। और इन भविष्यवाणियों पर मुझे भरोसा है, क्योंकि मैं बस ध्यान दे रहा हूँ। पहचान धोखाधड़ी के पैमाने, कानूनी प्रणालियाँ पिछड़ जाती हैं, अनुनय स्वचालित हो जाता है, कार्यालय हर चीज को रिकॉर्ड करते हैं, और सामग्री चुपचाप एक सीमा पार कर जाती है। इसलिए पहला सेट स्पष्ट लगता है, दूसरा गड़बड़ लगता है, और आखिरी सांस्कृतिक झटके जैसा लगता है। 2026 पर मेरी यही राय है। एक टिप्पणी छोड़ें और मुझे बताएं कि आपको कौन सी भविष्यवाणी सही लगती है, और आपको क्या लगता है कि लोग अभी भी किसको कम आंक रहे हैं।